दोस्तों, बनना है तो पानी की तरह बने। बनना है तो पानी की तरह बने, जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर की तरह कभी भी न बने, जो दूसरों के बढ़ते हुए रास्ते को रोक देता है। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 5। फ्रेंड्स, पार्ट 4 में मैंने आपको ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करना बतलाया था, और साथ ही साथ एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में जो फार्मूला अपने को प्राप्त हुए थे उसका मैंने कंपैरिजन करना आपको बतलाया था, है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बतलाए गए थे, और इस चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं जिसको मैं आज वीडियो 5 में इंक्लूड करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने फ्रेंड्स आपको टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा आपको बतलाया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, टार्क काम करता है, उसका फार्मूला कल आपने पढ़ा था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या पढ़ा था फ्रेंड्स आपने? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये फार्मूला कल आपने क्या किया था? ऑब्टेन किया था। तो यह फार्मूला चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले का मैं इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पहले लगाते हैं फ्रेंड, उसके बाद इस चैप्टर की आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? गिवन डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? गिवन डेटा, कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है ना फ्रेंड्स। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दिया गया है। डायपोल मोमेंट मतलब फ्रेंड्स क्या दिया गया है बताइए? कल मैंने आपको फार्मूला बताया था टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो पी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब पी की वैल्यू यहां दी गई है। कितनी दी गई है फ्रेंड्स? 4 इंटू 10 अप टू द पावर -9 कूलम्ब इंटू मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है जिसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड दी गई है कितना? 5 इंटू 10 अप टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम मतलब F अपॉन Q, दैट इज E। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कितना दिया गया फ्रेंड्स? ये दिया गया 5 इंटू 10 अप टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये दिया गया है। एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू भी दी गई है यहाँ पे 30 डिग्री। और साथ ही साथ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। टार्क पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, मतलब आपसे टाउ की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मूला आप ये जान रहे फ्रेंड, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। आप चाहे तो इसको यहां पर मैं बोलेंगे तो यहां पर मैं करके बतला लेता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इस वैल्यू को यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये गिवन डेटा इसको यहां पर रख करके चेक करते हैं, टाउ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाउ की वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं और इसकी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? बोलेंगे सिंस टार्क टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी साइन थीटा ये हमारा फार्मूला हो गया फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। टार्क इक्वल टू पी की वैल्यू यहां दी गई है 4 इंटू 10 अप टू द पावर -9। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने P की वैल्यू रख दिया इंटू E। E की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 अप टू द पावर 4, और यहां पर है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो हम यहां पर रख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे रिजल्ट कितना आता है। टाउ इक्वल टू 4 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 20 इंटू, और ये इसको पावर से सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर -5 आएगा। और यहाँ साइन 30 की वैल्यू जानते हैं फ्रेंड्स 1/2 होती है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि मैं 2 से इसको कट करूं तो कितना आ जाएगा? कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अर्थात ये टाउ की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 10 इंटू 10 अप टू द पावर -5। ओके फ्रेंड्स, अब इसको सिग्निफिकेंट में यदि आपको चेंज करना है, तो सिग्निफिकेंट में चेंज करना है तो आप इसको 1.0 इंटू, देखिए फ्रेंड्स हमने लास्ट में पॉइंट है तो यहां पर लाया, राइट से एक डिजिट ला रहे हैं तो यह 10 की पावर 1 हो जाए, और पहले से यहाँ 10 की पावर -5 दिया गया है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 1 इंटू 10 अप टू द पावर -4। तो फ्रेंड्स क्या है? टार्क का फार्मूला मैंने बताया था, क्या? फोर्स इंटू ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसलिए यह न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा पे, और ये जो फार्मूला आपने प्राप्त किया टार का टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इस पे दो और डेरिवेशन भी किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो दो डेरिवेशन पहले हम सीखेंगे इसी फार्मूला के बेस पर। पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगली टॉपिक को हम देखते हैं, अगली टॉपिक को समझते हैं। अगली टॉपिक फ्रेंड्स देखिए मैंने लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए, शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताया जाए। छोटा सा डेरिवेशन है, एक मैंने बता दिया, उसी बेस पे दूसरा भी कर दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स अगली टॉपिक हमारा है वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम ले लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेने के बाद जब इसके ऊपर हम रख देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या रखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं मतलब इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, एक तरफ होगा प्लस क्यू, एक तरफ होगा माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस होगी 2l। जब इसको रख दिया जाता है तो फ्रेंड्स आपको बतलाया गया था कि इसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं, एक इधर काम करता है तो एक इधर काम करता है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं जो इसको रोटेट, जो इसको क्या करते हैं, पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज मैंने आपको कल बताया था, इसी बेस पर आपने फार्मूला प्राप्त किया था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, जिसपे भी मैंने न्यूमेरिकल भी लगाया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जरा सोचिए, अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब है इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो घुमाने में जो वर्क किया जाएगा, इस तरह से घुमाने में जो वर्क किया जाएगा, क्योंकि घुमाने में दो फोर्स लग रहे थे, इसको टार्क बोलते थे, टार्क की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन जब इसको घुमाया जाएगा मतलब ये थीटा एंगल पे उठा हुआ है, अब इसको इस तरह से घुमाया जाएगा, घुमा करके क्या किया जाएगा, पैरेलल किया जाएगा। तो पैरेलल करने में जो वर्क किया जाएगा वही कहलाएगा वर्क डन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसको मैंने वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाई दे रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की डिस्टेंस फ्रेंड्स कितनी होगी, 2l होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, 2l होगी। ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिखाई दे रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे ये उठा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बताया थीटा एंगल पे उठा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए फ्रेंड्स तो आप वर्क का फार्मूला जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो फोर्स होता है, फोर्स की जगह या कपल फोर्स लिया गया है जिसको टार्क बोला गया है, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला गया, डी थीटा बोला गया। क्या बोला गया फ्रेंड्स, डी थीटा। अर्थात फ्रेंड्स यहां पर इसको क्या किया जा रहा है, इस तरह से घुमाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से घुमाने में, यहां से इस तरह से घुमाने पे थीटा एंगल रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन आप मान लीजिए थोड़ा सा घुमा रहे हैं, थोड़ा सा घुमाने में जो वर्क की, थोड़ा सा घुमाएंगे मतलब डी थीटा घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे फ्रेंड, डी थीटा घुमाएंगे। थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो डी थीटा रोटेट करेंगे, डी थीटा रोटेट करेंगे तो जो वर्क होगा वह डी डब्ल्यू होगा। डी मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंशिएट वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है ना फ्रेंड्स। उसको छोटी छोटी वैल्यू को, माने डिफरेंशिएट वैल्यू को एक करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। उसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने के लिए। अर्थात फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिफरेंशिएट वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कि मान लीजिए इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा घुमाया गया, डी थीटा घुमाया गया, तो जो वर्क किया जाएगा वह क्या होगा फ्रेंड, छोटा सा वर्क होगा, डी डब्ल्यू होगा। माने डी थीटा घुमाने में वर्क जो होगा वह डी डब्ल्यू होगा। माने ये फार्मूला कहां से आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स की जगह आ गया कपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया डी थीटा, है ना। जो वर्क किया जा रहा है वो थोड़ा सा किया जा रहा है, अल्प कार्य किया जा रहा है, तो क्या हो गया, डी डब्ल्यू हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, वर्क डन पूरा हम निकालते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति मतलब इसकी इनिशियल स्थिति को मान लीजिए कि यह थीटा 1 पे है और इसको ले आकर के इसको थीटा 2 पे ले जाना है। मतलब कहने का मतलब है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको ले जाना है ना फ्रेंड्स। तो थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना है, ठीक है, या इसको थीटा 1 मानते थे, थीटा 1 से थीटा 2 ले आना है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो टोटल वर्क किया जाएगा, टोटल वर्क
वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 डिग्री टू θ2 डिग्री। तो जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है, जो इसके बेस पे ये जो फार्मूला अपने को प्राप्त हुआ, क्या फार्मूला प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, dw इक्वल टू यहाँ पे टार्क हो गया और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, d थीटा। अब टोटल वर्क जब हमको निकालना पड़ेगा तो हम दोनों साइड क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहां पर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा टोटल वर्क निकालने पर, θ1 से θ2 डिग्री करने पर। तो फ्रेंड्स यहां पर जो शुरुआती एंगल है, इनिशियल एंगल वो क्या है, θ1 है, और जो फाइनल एंगल वो θ2 है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहां पर भी कर सकते हैं θ1 θ2, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ फ्रेंड्स इंटीग्रेशन से भी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो छोटी छोटी वैल्यू होगी वो इंटीग्रेट कर देंगे तो एक हो जाएगी, अर्थात ये एंटायर वर्क हो जाएगा, ये W बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर टाउ की वैल्यू फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, P sin थीटा। तो टाउ की जगह मैं यहां लिख दूंगा क्या, P sin थीटा, और यहां पर है d थीटा। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, अपर लिमिट यहां पर θ2 है और लोअर लिमिट क्या है, θ1 है। क्लियर फ्रेंड्स, उसके बाद का स्टेप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो P है ये P इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो P को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। बाहर करने का मतलब ये हमारा W इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाहर आ गया तो ये अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1, और ये बच जाएगा sin थीटा और d थीटा। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक मैंने आपको बतला दिया है। अब फ्रेंड्स इसके आगे की स्टेप देखिए, इसके आगे की स्टेप आप देख सकते हैं। और मजे की बात ये है फ्रेंड्स, अभी मैं दो टॉपिक बताऊंगा, दोनों में बहुत ही समानता है, थोड़ी सी वैल्यू को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या किया जाए। तो इसके स्टेप को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आगे कर बतलाता हूं। देखिए ये W बराबर हमारा कितना है फ्रेंड्स, W बराबर यहाँ क्या है, PE। W इक्वल टू क्या है, PE और अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1, और यहां पर है sin थीटा और d थीटा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक मैं आपको बतला चुका हूं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए स्टेप बहुत ही आसान है, हम इसको PE लिख देंगे और ये ब्रैकेट के ऊपर मैंने लिख दिया θ2 और यहां पर लिख दिया θ1। तो फ्रेंड्स यहां पे एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा इक्वल टू हमारा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस कॉस थीटा, मतलब इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा की जगह हमारा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, बाकी अपर और लोअर लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चाहे तो समझ सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। अब इसी को मैं आगे भी फ्रेंड्स आगे बढ़ाता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना होता है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला डालना पड़ता है। मतलब ये जो थीटा है वो रिप्लेस हो जाएगा इस अपर लिमिट θ2 के द्वारा, मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में मतलब ये हमारा यहाँ पर θ1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस θ1। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे की स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा PE और ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को मैं और आगे यदि अच्छे से जमा दूं तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कर करके आपको बताया, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट लिख दिया है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स अगली टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कैलकुलेशन सेम है फ्रेंड, थोड़ी सी बस आपको ध्यान देना है। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, फार्मूला ये जो टाउ इक्वल टू P sin थीटा तो कांस्टेंट है, ये लगेगा ही, ये लगेगा ही। बस आपको पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ज हो उसके चारों तरफ अपना क्या होता है कि इन्फ्लुएंस एरिया होता है, उसके तरफ क्या होता है, इन्फ्लुएंस एरिया होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कोई एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो सपोज कर लीजिए कि इनफाइनाइटी से हम एक तेज चार्ज को इसके अंदर एंटर कराने की कोशिश करें, मैं आपको पहले बता चुका हूं। सपोज कर लीजिए यहां पर आ रहा है, इसे बढ़ते जा रहा है, 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 तो इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है मतलब यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है फ्रेंड्स, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में
इलेक्ट्रिक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी तेज चार्ज को अंदर ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क किया जाएगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इसी बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर फ्रेंड्स? अब आइए देखते हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, जो आपने यहां पर स्पेशली θ1 और θ2 का स्टडी किया, वही चीज यहां पर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगी। यहां पर हो जाएगी π/2, जिसको हम 90 डिग्री मानते हैं। ठीक है, π/2 से जहां θ1 था वहां π/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो मतलब थीटा एंगल पे ये जो सिचुएटेड है, मतलब कहने मतलब ये इस तरह से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री से को प्रेजेंट की कंडीशन में लाना है, थीटा कंडीशन में लाना है। यदि इस तरह से मतलब 90 डिग्री से उसको आप थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ले आते हैं, तो जो वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यहां पर सब कुछ डेरिवेशन सेम है, बस आपको क्या करना है, जहां θ1 θ2 है वहां पर π/2 और थीटा को अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एनी डाउट? तो हम चाहे तो यहीं पर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, पूरा कैलकुलेशन डायग्राम आपका पूरा सेम रहेगा, बस आपका dw इक्वल टू टाउ इंटू जो पहला स्टेप है ये हमारा सेम रहेगा, dw इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा यहाँ भी रहेगा। वर्क बस यहाँ पर डन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, π/2 और थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं करके बतलाता हूँ, यहाँ से जो डिसिमिलरिटी आएगा उसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे π/2। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, या आप इसको इस तरह समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना फ्रेंड्स। तो इसको थीटा और π/2 मतलब जहां θ1 θ2 है उसके जगह हम थीटा π/2 इंप्लीमेंट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, टाउ इंटू डी थीटा। अब उसके बाद देखिए हम चाहे तो बोले तो इसी में कर देता हूँ, अदरवाइज करके बतला देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने क्या किया है, टाउ की वैल्यू रखी गई, यहाँ पर भी रख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन थीटा π/2 और यहाँ हो जाएगा p sin थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, p को बाहर फेंक दूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये हमारा बचेगा थीटा π/2 और यहाँ बचेगा sin थीटा d थीटा। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ वही फिगर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ सॉरी यहाँ तक ये फिगर प्राप्त कर चुका मैं यहाँ पर। अब आप ऊपर देखते हैं, अब इसके आगे एक स्टेप ऊपर देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा w इक्वल टू कितना आ जाएगा, w इक्वल टू PE। ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, थीटा और π/2 जैसे मैंने वहां पर करके बतलाया था, और इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा माइनस cos थीटा बराबर होता है, मैंने अभी आपको बतलाया। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही w इक्वल टू PE और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, मतलब थीटा थीटा है तो वही सेम रह जाएगा, माइनस cos थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos π/2। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये w बराबर कितना हो जाएगा, PE ये हो जाएगा माइनस cos थीटा अब प्लस cos π/2। cos π/2 मतलब cos 90। cos 90 की वैल्यू फ्रेंड्स आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अर्थात ये फ्रेंड्स आगे बढ़ेगा स्टेप, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस 0। 0 को जोड़ेंगे तो माइनस cos थीटा ही आएगा, मतलब 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा ही रह जाएगा। तो इसलिए इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हम माइनस cos थीटा बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अर्थात ये w बराबर कितना हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने दूसरा डेरिवेशन कर दिया, जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम तीन कंडीशन, जैसे कल मैंने तीन कंडीशन बताया था, उन तीनों कंडीशन को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी फार्मूले के लिए हम तीन केस लेते हैं। केस नंबर 1, केस 1। ठीक है फ्रेंड्स, केस 1 क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, w इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू फ्रेंड्स जानते हैं, बताइए कितना होगा, 1 होती है। तो ये w इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस PE। इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारा माइनस PE आएगा, अर्थात नेगेटिव में आएगा। अब दूसरा केस यदि हम फ्रेंड्स लेते हैं, यहाँ पर केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं।
केस 2 को लेकर करते हैं वही कंडीशन जो मैंने आपको कल बताया था। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। 90 डिग्री लेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये W इक्वल टू माइनस PE cos 90 डिग्री हो जाएगा। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? माइनस PE इंटू 0, अर्थात पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद केस नंबर 3 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 3 को स्टडी करते हैं और देखते हैं केस नंबर 3 में फ्रेंड्स यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ली जाए तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये W जो इक्वल टू है, W इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारा W इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस PE -1, और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस PE। अर्थात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वर्ग का मान नेगेटिव भी मिल रहा है, वर्ग का मान पॉजिटिव भी मिल रहा है, वर्ग का मान 0 भी मिल रहा है, मतलब तीनों प्रकार के वर्ग यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे का स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में स्पेशली 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट खत्म हो चुका है, अब मैं तीसरे पार्ट की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पार्ट का एंड कहाँ पे हुआ था? इलेक्ट्रिक डायपोल से पहले का जितना भी पार्ट था वो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सेक्शन था। दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल से अभी तक जो भी आपने स्टडी किया वो इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन था, सेकंड पार्ट था, और थर्ड सेक्शन की शुरुआत अब होने जा रही है, जो थर्ड और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। ओके फ्रेंड्स, यहीं पर आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पाएंगे, स्पेशली गॉस थ्योरम, और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं अब सेक्शन 3 को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हम क्या जानेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स हमको 2 प्रकार के स्पेशली पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस वजह से फ्रेंड्स अभी यदि इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं तो मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको काफी आराम रहेगा, समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। ओके फ्रेंड्स, फाई ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है उसको जरा समझ लीजिए। आप फ्रेंड्स जरा इमेजिन करिए, सपोज कर लीजिए एक बल्ब है। क्या है फ्रेंड्स? एक बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब को क्या किया गया? यहां पर ले जाकर के सेल से, है ना, की से जोड़ दिया गया है, और साथ ही साथ बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसमें पावर सप्लाई हो रही है। ओवरऑल आप ये मानिए इसमें पावर सप्लाई हो रही है। पावर सप्लाई होने का मतलब इससे क्या हो रही है? चारों तरफ लाइट रेज निकल रही हैं, चारों तरफ रोशनी बिखर रही है, लाइट रेज चारों तरफ फैल रही है, निकल रही हैं। तो आप इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि इसके पाथवे में, इसके एक निश्चित पाथवे में, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लोज्ड सरफेस की कल्पना किया, इस क्लोज सरफेस से जितना ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, इसी की संख्या को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप दूसरा भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पाइप लिया, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, चारों तरफ बिखर रहा है, वही बीच में मैंने क्या किया? एक रिंग लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स? रिंग लगा दिया। कहने मतलब है, सपोज करिए मैंने कोई पाइप ले लिया है, तो उसमें से पानी इस तरह से बाहर निकल रहा है, इस तरह से पानी क्या हो रहा है? बाहर निकलते जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में मैंने मान लीजिए एक रिंग लगा दिया। क्या लगा दिया? रिंग लगा दिया, क्लोज सरफेस ले लिया। तो इस क्लोज सरफेस से जितनी यह पानी बाहर निकलेगी इस क्लोज सरफेस से, इसी को हम क्या बोलेंगे? फाई ई बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली कुल फोर्स ऑफ लाइन की संख्या को क्या बोला जाता है? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। और बढ़िया तरीके से आप देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिंपल एप्लीकेबल एग्जांपल देके बताया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज कर लीजिए कि किसी एक पॉइंट पर मैंने यहां पर चार्ज ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ज ले लिया तो मैंने आपको बताया चार्ज है तो सिंपल सी बात, इसके चारों तरफ अपना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना क्या होगा? इन्फ्लुएंस एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। क्या निकल रहे होंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं
कि इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, एनी डाउट। और फ्रेंड्स चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बाहर साइड में है तो हम यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है, बाहर साइड में है। ठीक है, तो इसी में मैंने बताया कि ये क्लोज सरफेस की मैंने कल्पना कर लिया। क्या कर लिया फ्रेंड्स, कल्पना कर लिया क्लोज सरफेस की। तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल ये लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, ये टोटल जो लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई ई से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, फाई ई कहलाता है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इसमें दो बातों डिपेंड करती है फ्रेंड्स। ये जो मैंने क्लोज सरफेस लिया, यदि इसकी एरिया को हम वेक्टर ए माने, क्या माने, वेक्टर ए माने, तो जो फ्लक्स की वैल्यू है स्पेशली दो बातों पे, ई पे डिपेंड करती है और ए पे डिपेंड करती है। इस वजह से फ्लक्स का जो फार्मूला बनता है वो बनता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि इसी को मैं स्केलर वे से लिखूं, ये तो वेक्टर वे हो गया, वेक्टर तरीका हो गया। अब यदि इसी को स्केलर वे में कन्वर्ट करूं तो ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्लक्स की यूनिट को निकालते हैं। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है उसको समझते हैं, जानते हैं, आइए देख लेते हैं और डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए फ्रेंड्स हमारा ई आ रहा है, ई। ठीक है, क्या फार्मूला है हमारा फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या है, ई इंटू ए। तो फ्रेंड्स ई का फार्मूला आपको बता चुका हूं, क्या होता है, एफ अपान क्यू या वेक्टर एफ अपान क्यू, और एरिया हमारा ऐसे मान लीजिए रहने दिया मैंने इसको। तो आप जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात होती है डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं किस तरह से निकलता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स फाई ई निकालेंगे। तो फ्रेंड्स डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला आपको वही लगेगा। तो इस फार्मूले को जब तोड़ा गया तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला अपने को प्राप्त हुआ है, एफ अपान क्यू इंटू ए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको बतला चुका हूं, क्या होता है फ्रेंड्स, एम एल टी अप टू द पावर -2, और ऊपर एरिया है, एरिया की जगह क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और नीचे में हमारा क्या क्यू है, क्यू का क्या होता है 80। अब यदि इसमें इसको सॉल्व कर देता हूं फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा एम एल, देखिए दो ठो है तो मिल जाएगा, तो एल की पावर 3 हो जाएगा, और टी यहाँ पर -2 है, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टी की पावर -3, ए की पावर 1 ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस का ये डायमेंशनल फार्मूला होगा और ये यूनिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब हम आगे के टॉपिक स्टडी करते हैं। गॉस थ्योरम क्या होता है उसको समझते हैं, और गॉस थ्योरम को प्रूव करना देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं गॉस थ्योरम को किस तरह से डिराइव किया जाए, उस चीज को भी हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉस थ्योरम होता क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां चालू हो रही है फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ओके फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया, जो डायग्राम बताया था उसको आप समझिए, इमेजिन करिए। डायग्राम में हमने क्या बताया फ्रेंड्स कि किसी एक पॉइंट पर मैंने क्या किया, चार्ज क्यू लिया, और इसके चारों तरफ एक मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस की कल्पना किया, जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही थी, जिनकी टोटल संख्या हमारा क्या कहला रहा था फ्रेंड्स, फ्लक्स कहला रहा था। और बाहर की तरफ निकलना मतलब ये बतलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां पर है, बाहर की तरफ है। इस एरिया को मैंने ए माना। तो आपने जो फ्लक्स की वैल्यू देखा, ये क्या था फ्रेंड्स, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए के बराबर था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी बेस पर गॉस नामक साइंटिस्ट ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका पूरा नाम था, इन्होंने क्या बतलाया कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, अंदर मौजूद चार्ज पर डिपेंड करेगी। मतलब यदि यहाँ चार्ज की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा निकलेगा।
कम है तो कम निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा। यही हमारा गॉस थ्योरम है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। अर्थात इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो Q/ε0, यही हमारा गॉस थ्योरम है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम इसको डिराइव करते हैं, देखते हैं ये फार्मूला किस तरह से प्राप्त होगा। तो डेरिवेशन हम करते हैं, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इस फार्मूले को प्राप्त करते हैं, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम को हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोज सरफेस के रूप में मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर लिया है, तो उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड्स हम एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? सर्कल लेते हैं जो कि क्लोज सरफेस है, और इसका सेंटर मान लीजिए O है, और इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को फ्रेंड्स मान लीजिए, इसका रेडियस क्या है फ्रेंड्स? इसका रेडियस मान लीजिए R है। क्या है फ्रेंड्स? रेडियस R है, और इसका सेंटर O है। इसी सेंटर O पे जो है चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्या रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज रख दिया गया है सेंटर O पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जान रहे हैं कि यहां पर रख दिया गया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? सब दिशाओं में इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से सब दिशाओं में निकलेंगे, बाहर फेंकाएंगे इस तरह से चारों तरफ। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक छोटे से सरफेस एरिया की कल्पना कर रहा हूं। ये छोटे से सरफेस एरिया में कितने निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकलेगा, उसको समझते हैं। यदि इस सरफेस को मैं यहां पर S मान लूं, तो ये जो छोटा सरफेस हमने इमेजिन किया, इसको हम ds बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ds बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बाहर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काम कर रहा है, तो यहां पर भी बाहर में क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स छोटा सा कहलाएगा, d phi e कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? d phi e कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, यदि इस वेक्टर फॉर्म को हटाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E cos थीटा हो जाएगा। तो अब इसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वैल्यू निकालेंगे जो बाहर साइड में लग रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 k, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? Q/r²। रेडियस क्या है? R है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाले प्लस की पहले कैलकुलेशन करते हैं, d phi e निकालते हैं। तो d phi e का फार्मूला फ्रेंड्स वही जो मैंने आपको बताया, E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर E हमने लिख दिया, एरिया की जगह हमारा क्या आ जाएगा? ds आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ds और कॉस थीटा। और फ्रेंड्स यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि E और ds दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा फ्रेंड? 0 डिग्री होगा। E और ds दोनों क्या है? आउटवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से इनके बीच का एंगल थीटा लिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम में पाएंगे वहां पर सब जगह आपको 0 डिग्री इंप्लीमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा की वैल्यू 0 यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो ये d phi e इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? E या E की वैल्यू चाहे तो ऊपर से रख सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 k Q/r², और ये हो जाएगा ds cos 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा d phi e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k Q/r², और ये हो जाएगा ds। ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट? अब चलिए इसकी स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा कि इस छोटे से सरफेस एरिया से जो फ्लक्स निकल रहा था वह d phi है। अब पूरे सरफेस एरिया जो निकलेगा वह क्या होगा? phi e होगा। तो बाय द एंटायर सरफेस S के द्वारा निकालेंगे, पूरे एंटायर सरफेस के द्वारा। तो यहां पर इंटीग्रेशन लग जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन d phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 k। ठीक है फ्रेंड्स, Q/r² और ds। ठीक है फ्रेंड्स,
एनी डाउट फ्रेंड्स? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ के की वैल्यू न लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 ही होती है, चाहे तो आप यहाँ हटा भी सकते हैं, आपको सुविधा रहेगी, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए क्या होती है, 1 ही होती है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने क्या किया, एंटायर सरफेस एस के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसके आगे की स्टेप को देखते हैं ऊपर। अब देखते हैं इसके आगे की स्टेप क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इंटीग्रेशन से जी खत्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स अपने को क्या करना है, 1/4πε0 q/r² है, इसको क्या करना है, मैं एक तरफ कर दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मतलब इंटीग्रेशन से बाहर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4πε0 k और ये हो जाएगा q/r², मैंने बाहर कर दिया, और ये हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ds। क्या बचेगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds का मतलब ये फ्रेंड्स, अभी जो मैंने क्लोज सरफेस लिया था, उस क्लोज सरफेस में ये छोटा सा जो सरफेस एरिया था वह क्या था, ds। तो पूरा ds 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 मिलके इसका पूरा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4πr²। क्या होती है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी होती है, 4πr², मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ds इंटीग्रेशन ds की जगह हम 4πr² लिखेंगे, तो ये हमारा फाई ई की वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 k q/r², और इसकी जगह हमारा आ जाएगा कितना, 4πr²। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए 4π यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, फाई ई इज इक्वल टू, क्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आएगा, और नीचे क्या बचेगा, सॉरी के यहाँ पर नहीं है, जल्दी से लिखा गया, सॉरी के यहाँ पर नहीं है, तो क्यू बन जाए क्यू और नीचे बचेगा ε0, अर्थात ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस जिसका सेंटर O था, रेडियस r था, है ना, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो, चारों तरफ समान रूप से फैल रही थी, उस पर हमने एक छोटे से सरफेस की कल्पना किया जिसको ds बोला गया, और उससे निकलने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन किया गया, d फाई e बराबर e इंटू ds, cos थीटा बराबर हुआ, इसकी जगह cos 0 क्योंकि ds और e की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, तो cos 0 रखा गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 रखा गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती तो ds आया। उसके बाद एंटायर सरफेस ले किया फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को ds के पास लाया जो 4πr² के बराबर हुआ, सरफेस एरिया बराबर हुआ, फिर 4π कट गया, r² कट गया, तो ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो और इसके के आगे के टॉपिक जो इसकी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, मैं पार्ट 5 में आपको बतला पाऊंगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।